नमस्कार दोस्तों। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती हैं जैसे आरआरसी, जीडीसी, एनटीपीसी, टीसी, गुड्स गार्ड, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, ईटीसी में निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन भाइयों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दे रखा है, एक तो कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। तो इसके बारे में देख ले कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। जो ऊनी वस्त्र हैं जो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, ये बात तो सही है। और कारण दे रखा है इसमें बी, सॉरी यहाँ पर आर आएगा, ये कारण दे रखा आर, कि कारण आर ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये भी बात सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट सही उत्तर क्या होगा, यानी कूट कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। जो मतलब ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो वो सही व्याख्या करता है कि ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, गर्म हो रखते हैं, और ऊनी मतलब जो हमें गर्मी प्रदान करते हैं, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और डिटेल से और जान लेते हैं कि ऊनी वस्त्रों में हमें जो मतलब ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें देखा होगा आपने थोड़े छोटे छिद्र बने होते हैं जिनमें हवा भर जाती है, और हवा ऊष्मा का कुचालक होती है। अतः हवा के कारण शरीर की ऊष्मा कपड़े के बाहर जाने नहीं पाती, जो शरीर की ऊष्मा है वो कपड़े के बाहर नहीं जाने पाती। तो जिस कारण क्या होता है, जिस कारण शरीर गर्म हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। जो मतलब एक इसके दिन की जो अवधि है तथा इसके अक्ष का जो झुकाव है वो सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। तो किसके बारे में सत्य है यह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मंगल के बारे में यह सत्य है, या मार्स के बारे में सत्य है, क्योंकि मार्स को इंग्लिश में मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। तो मार्स के बारे में सत्य है या मंगल के बारे में सत्य है। और जो सौर परिवार है हमारा, यानी सौर मंडल जो है उसमें 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, और क्योंकि यम जो था वो अपनी परिक्रमा करते हुए बहुत दूर चला गया जिससे चमकता नहीं है। और अब कितने रह गए, 8 ग्रह रह गए हैं, जिनमें मंगल पृथ्वी के निकट, जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह है और इसका रंग लाल है। और पृथ्वी से इसकी औसत दूरी, जो मतलब पृथ्वी और मंगल के जो बीच की औसत दूरी है वो 32.6 मिलियन मील है। और यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है, मतलब जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से बड़ा है। और इसका जो व्यास है 4.216, मतलब जो इसका व्यास है वो हमारा 4.216 मील। जो इसका व्यास हमारा मंगल ग्रह का वो 4.216 मिलियन मील है। और यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है, और यह तो मतलब पृथ्वी से बड़ा ही है ही, और पृथ्वी के व्यास के आधे से कुछ अधिक है, मतलब पृथ्वी का जो व्यास है उसके आधे से कुछ अधिक है। और इसको अपनी धुरी के पारित एक चक्कर घूर्णन करने में, मतलब इसे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे 37 मिनट 22.6 सेकंड लगता है, जबकि पृथ्वी को अपनी धुरी के पारित होने पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। और मंगल ग्रह के दिन की जो अवधि है एवं इसके अक्ष का जो झुकाव है पृथ्वी के सन्निकट माना जाएगा। अतः इस प्रकार क्या होगा कि मंगल ग्रह का जो दिन की अवधि है तथा इसके अक्ष का जो झुकाव है पृथ्वी के सन्निकट माना जाएगा। तो इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मंगल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। जो आकाश गंगा है वो वर्गीकृत की गई है, तो किसमें की गई है, किसके रूप में की गई है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। मतलब जो आकाश गंगा है वो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। और डिटेल से और जान लेते हैं कि आकाश में तारों के समूह को मिलाकर, जो आकाश में तारे हैं यानी स्टार्स जो हैं उनके समूह को मिलाकर रास्ते की तरह, मतलब रास्ते की तरह की आकृति दिखाई पड़ती है, जो आकाश गंगा कहलाती है। एक बार और देख लेते हैं कि आकाश के तारों के समूह को मिलाकर रास्ते की तरह रास्ते की तरह की आकृति जो दिखाई पड़ती है उसे आकाश गंगा कहते हैं या कहलाती है। और इसमें लाखों तारामंडल और कई सौर मंडल शामिल है। और इसमें क्या है, लाखों तारे तारामंडल हैं और कई सौर मंडल शामिल हैं।
और हमारा सौर परिवार जिस आकाश गंगा में अवस्थित है, मतलब जो हमारा सौर परिवार है, जो मतलब जिस आकाश गंगा में अवस्थित है, उसके केंद्र से सूर्य की दूरी जो है वो 28,000, मतलब जो उसके दूरी से कितनी दूरी कितनी है, 28,000 प्रकाश वर्ष है। कितनी है दोस्तों, 28,000 प्रकाश वर्ष है। मतलब एक बार दे ले कि जो मतलब हमारा जो सौर मंडल है जिस आकाश गंगा में अवस्थित है, उसके केंद्र से सूर्य की दूरी 28,000 प्रकाश वर्ष है। तो इसमें कह रहा है कि आकाश गंगा किस में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकीय शब्दावली नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, प्रकाशीय भंडारण। कि मतलब प्रकाशीय भंडारण सूचना प्रौद्योगिकीय शब्दावली नहीं है। और ये दे रखा है साइबर स्पेस और अपलोड और मोडेम, ये तीनों क्या है, मतलब क्या है, प्रौद्योगिकी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली हैं। और साइबर जो मतलब ये साइबर स्पेस जो है, इसके बारे में देख लेते हैं कि इंटरनेट के जाल को साइबर स्पेस या साइबर वर्ल्ड कहते हैं। मतलब जो इंटरनेट का मतलब इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं किसके, साइबर स्पेस। जो साइबर स्पेस है वो इंटरनेट के जाल को साइबर स्पेस या साइबर वर्ल्ड का कहते हैं। और इसमें लाखों कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। उसमें क्या होता है, लाखों कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। और जो ये अपलोड दे रखा है, ऑप्शन बी जो दे रखा है अपलोड, जब कोई स्थानीय कंप्यूटर दूरस्थ स्थित मतलब जब कोई स्थानीय कंप्यूटर है दूरस्थ स्थित कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर में अपनी सूचना हस्तांतरित करता है, तो यह क्रिया अपलोड कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अपलोड कहलाती है। और मोडेम, जो ये हमारा ऑप्शन डी दे रखा है मोडेम के बारे में देख लें कि जो दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला उपकरण, मतलब जो दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला उपकरण जो होता है वो मोडेम कहलाता है। तो दोस्तों हमने इनके मतलब साइबर स्पेस के बारे में बात कर ली और अपलोड के बारे में भी और मोडेम के बारे में भी। तो इसमें कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, प्रकाशीय भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो मतलब इसका कालानुक्रम चुनना है कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, तो ऐसे चुनना है हमें। तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पहले आया था हमारा, मतलब कौन आया था, जहांगीर। और जहांगीर के बाद यदि देखा जाए कालानुक्रम के अनुसार तो दूसरे नंबर पर आया था मोहम्मद शाह, और तीसरे नंबर पर आया था हमारा अहमद शाह अब्दावली, और चौथे नंबर पर तुम्हें पता है बहादुर शाह जफ़र जो कि अंतिम मुगल थे। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर जो था वो सम्राट अकबर का पुत्र था, और फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात रफ़ी उद दर्जात और फिर मोहम्मद शाह शासक बना, जिसने मतलब पहले कौन बना था, मतलब पहले क्या किसकी बारी आ गई थी, जहांगीर की बारी आ गई थी। फिर आया था हमारा, फिर जो मतलब वो था, फिर आया था हमारा मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह शासक बना जिसने सैयद बंधुओं का अंत कर दिया। जिसने क्या कर दिया, सैयद बंधुओं का अंत कर दिया। और भारत पर अहमद शाह अब्दावली ने प्रथम आक्रमण, जो मतलब अहमद शाह अब्दावली है हमारा, जो मतलब ये दे रखा है कूट में 1, जो अहमद शाह अब्दावली ने प्रथम आक्रमण 1748, मतलब जो अहमद शाह अब्दावली इन्होंने 17 मतलब पहला आक्रमण कब किया था, 1748। कब किया था दोस्तों, 1748 ईस्वी में किया था। और जो इनका अंतिम आक्रमण था, जो मतलब अहमद शाह अब्दावली, इनका जो अंतिम आक्रमण था, इनका अहमद शाह अब्दावली का जो था मतलब पहला था 1748 ईस्वी में, और जो अंतिम आक्रमण था वो था तुम्हारा 1767 ईस्वी में। ठीक है नहीं, तो मतलब अहमद शाह अब्दावली का पहला आक्रमण था 1748 में और अंतिम आक्रमण था 1767 ईस्वी में। और उसने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में, मतलब जब 1761 चल रहा था तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो उसमें मराठों को पराजित किया। और औरंगजेब का प्रथम पुत्र, जो औरंगजेब का प्रथम पुत्र है तुम्हारा मोहम्मद मुअज्जम और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुग़ल सम्राट की राजगद्दी पर बैठा था। और अंतिम मुग़ल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह जफ़र, और को अंग्रेज़ों ने देश से निष्कासित कर, मतलब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को, ये जो थे हमारे बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल सम्राट को, इन्होंने क्या करता, मतलब जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने इन्हें बहादुर शाह जफ़र को निष्कासित कर रंगून भेज दिया। और रंगून म्यांमार में पड़ता है,
और जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। जो मतलब बहादुर शाह जफ़र था, मतलब मुग़ल सम्राट जो थे अंतिम, बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह, उनकी मतलब अंग्रेज़ों ने उन्हें निष्कासित कर रंगून भेज दिया और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें कारणों कानून के अनुसार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो किस स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है अरिकोमेडू। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का ज्ञान अधिकामेडु पांडुचेरी की खुदाई, मतलब अधिकामेडु पांडुचेरी में था पहले, की खुदाई से होता है। और इस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त रत्न, मन के बर्तन तथा रोमन द्वीप के टुकड़े तथा रोमन सम्राट आगस्टस का चित्र बना। और मन का भारत रोम व्यापारिक, जो मन का मतलब जो हमें वहाँ पर खुदाई में मिला था, मन का भारत रोम व्यापारिक संबंधों का उजागर करता था। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल से मिलती है? खुदाइयों से मिलती है अरिकोमेडु पांडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो मतलब महाभारत जो है के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है रजनामा। रजनामा क्या है? महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। और इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग स्थापित किया था। जो अकबर थे हमारे मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग स्थापित किया था और जिसका प्रधान फैजी था। जिसका प्रधान कौन था? फैजी था। और अकबर के काल में ही महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में रजनामा के नाम से किया गया था। और इस अनुवाद में नकीब खां, मतलब जो इस अनुवाद मतलब इनका अनुवाद जो करा था, एक था नकीब खां और एक था मुल्ला अहमद शेरी, और दूसरे मतलब और तीसरे जो थे वो थे हाजी थानेश्वरी का असीम योगदान था। एक बार और देख लेते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया था? अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग स्थापित किया था और जिसका प्रधान कौन था? फैजी था। और अकबर के शासनकाल में ही महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में रजनामा के नाम से किया गया था। और इस अनुवाद में जो मतलब योगदान दिया था वो थे हमारे नकीब खां और मुल्ला अहमद शेरी और हाजी थानेश्वरी का असीम योगदान था। तो महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है रजनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो सल्तनत काल में जो दो प्रमुख मुद्राएं थीं वो थी तुम्हारी कौन कौन सी थी? तो जानकारी कर लेते हैं। तो मतलब इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 2 और 4, यानी जीतल थी एक तो, मतलब सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं में कौन कौन थी? एक तो जीतल थी और थी मतलब 4 सही है टंका। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि मतलब किसके शासनकाल में आई थी ये, कि गुलाम वंश की, मतलब गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, मतलब जिसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। और चांदी का एक टंका 175 ग्रेन, मतलब जो चांदी का एक टिक्का था वो था हमारा 175 ग्रेन। किसके बराबर था? 175 ग्रेन के बराबर होता था। जो मतलब चांदी का जो एक टका था वो 175 ग्रेन के बराबर होता था। और सिक्कों पर शुद्ध अरबी भाषा का प्रयोग कर, मतलब सिक्कों पर शुद्ध अरबी भाषा का प्रयोग कर सर्वप्रथम टकसाल का नाम खुदवाने की प्रथा भी उसने लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली में लाल किला है उसके मोती मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है औरंगजेब ने। और मतलब दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो दोस्तों नेक्स्ट मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है जहांगीर ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? जहांगीर ने। मतलब इसके बारे में और देख लेते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके, जो मतलब स्क्रीन पर लिख रही है तुजुके जहांगीरी, लिखी थी, जो फारसी भाषा की अमूल्य पुस्तक है। मतलब जो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा थी वो तुजुके जहांगीरी लिखी थी, जो फारसी भाषा की अमूल्य पुस्तक है। और उसने अपने
मतलब इस आत्मविवरण में अपने जीवन के आरंभिक 17 वर्षों का इतिहास लिखा। उसने क्या लिखा कि अपने जीवन के आरंभिक 17 वर्षों का ही इतिहास लिखा और अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वह इस पुस्तक को पूर्ण नहीं कर सका, मतलब पूरी नहीं कर सका। और अंततः उसके दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार जो थे मुतमिद खां ने, मतलब उसके जो इतिहासकार थे प्रमुख मुतमिद खां ने इसे पूरा किया। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। और जो बाबर थे हमारे, ये थे हमारे मतलब मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। तुर्की भाषा में लिखी थी उन्होंने अपनी आत्मकथा। तो इसमें पूछ रहा है कि आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जहांगीर ने। और वो कौन सी थी? तुजुक-ए जहांगीरी, जो कि 17 वर्षों का इसमें प्रारंभिक इतिहास है उनके समय का। और इन्हें मतलब इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो इनमें मतलब पूरी नहीं कर सके थे, मतलब अपनी इस आत्मकथा को पूरी नहीं कर सके थे। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1 2 3, यानी भारत में मतलब भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। तो मतलब जो सिकंदर था उसकी मतलब भारत में सफलता के कारण कौन कौन से थे? एक तो ये था हमारा भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और दूसरा उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, और तीसरा उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। इसलिए ऑप्शन मतलब बी करेक्ट आंसर है 1 2 3। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि मतलब जो ये थे मतलब सिकंदर, इन्हें अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता है इन्हें। और 326 ईस्वी में मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय के पुत्र, मतलब मैसेडोनिया के जो क्षत्रप थे फिलिप द्वितीय के पुत्र थे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और भारत में उसका सफलता के अनेक कारण थे, जिसका जो प्रमुख कारण था वो था सत्ता का विकेंद्रीयकरण। मतलब इसका जो प्रमुख कारण था वो था सत्ता का विकेंद्रीयकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? मतलब निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है? तो कौन मानता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस एक सूफी मतलब सूफी है जो क्या है कि मतलब कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। कृष्ण क्या मानता है? औलिया के रूप में मानता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया तो किससे लिया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का जो त्यौहार लिया था वो पारसियों से लिया था। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि मुगल सम्राट अकबर पारसी धर्म में होने वाले सूर्य और अग्नि की पूजा से प्रभावित होकर, मतलब मुगल सम्राट जो था अकबर, उसने क्या है कि पारसी धर्म में होने वाले सूर्य और अग्नि की पूजा से प्रभावित होकर स्वयं सूर्य की उपासना करता था और तिलक लगाता था। तो मुगलों ने नवरोज का जो त्यौहार था वो था हमारा पारसियों से लिया था। और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है तो हमारा क्या है, जो मतलब रणक वेद है वो किस मतलब रणक वेद में जो और क्या मिलते हैं हमारे, एक तो हमारा एक तो था मतलब ये 4 स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं मिलती हैं। और यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड की मतलब व्याख्या की गई है। और जो सामवेद है उसमें तुम्हारा संगीत में मतलब संगीत में स्तोत्र हैं। और जो अथर्ववेद है उसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में जानकारी है। जो मतलब रणक वेद है एक तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं के बारे में जानकारी है उसमें। और यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड के बारे में व्याख्या है। और जो सामवेद है उसमें संगीत में स्तोत्र हैं। और जो अथर्ववेद है उसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण यानी जादू टोना आदि के बारे में व्याख्या की गई है। तो दोस्तों इसमें हमारा कूट कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि मिलान कर लीजिए एक बार और कि यजुर्वेद ए का 4 मतलब 4 और यजुर्वेद जो है मतलब वो है तुम्हारा 2 मतलब 2 आ गया। और जो सामवेद है उसमें क्या है, संगीत में है स्तोत्र, ये भी सही है मतलब 3 का मतलब सी का 1। और जो मतलब अथर्ववेद है वो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तो हमारा होगा डी का 3, तो डी का 3। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया?
तो किसने किया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि भारत में पोलो खेल की जो शुरुआत हुई थी वो तुर्कों के भारत आगमन से माना जाता है। जो मतलब पोलो खेल की शुरुआत हुई थी भारत में वो तुर्कों के भारत आगमन से माना जाता है। और 1210 जो मतलब 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था और भारत में मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। जो भारत में पोलो खेल के आगमन का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। जो क्या है? भारत में पोलो खेल का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। जो मुगल शासक था हमारा या प्रथम शासक जो था वो था हमारा कौन था? वो थे हमारे कौन? गुलाम वंश का जो प्रथम शासक और भारत में मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। जो क्या है? मतलब भारत में पोलो खेल के आगमन का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है तुर्कों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूटों ने। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात जो मंदिर है कैलाश मंदिर उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और जो राष्ट्रकूट स्थापत्य का चूड़ांत निदर्शन है और पत्थरों की सहायता से निर्मित मंदिरों में यह मंदिर सर्वाधिक विशाल यानी बड़ा, कलापूर्ण और अप्रीतम है। और यह मंदिर एक आयताकार प्रांगण के बीच स्थित है। यह मंदिर क्या है? एक आयताकार प्रांगण के बीच स्थित है। और इसका जो निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। तो हमारा डी करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सुविवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध है? तो कौन है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है नक्शबंदिया। यहाँ की बिंदी है नक्शबंदिया। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना जो हुई थी वो 14वीं सदी के लगभग ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। और भारत में इस पंथ की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने 17वीं शताब्दी के लगभग किया था। और इनके मुख्य शिष्य जो थे वो थे शेख अहमद फारूक सर हिंदी थे और उन्हें इस्लाम धर्म का सुधारक माना जाता था। और इस सिलसिले को संगीत से परहेज था। मतलब जब उन्हें इस्लाम धर्म का सुधारक माना जाता था तो इस सिलसिले को संगीत से परहेज था। तो हमारा कौन सा सही उत्तर है? सुफीवाद के सिलसिले में संगीत के विरुद्ध नक्शबंदिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, करमचंद गांधी दीवान थे यानी जो राष्ट्रपिता थे हमारे करमचंद गांधी किसके दीवान थे? सॉरी गलती से हो गया, करमचंद गांधी किसके दीवान थे? तो करमचंद गांधी किसके दीवान थे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी राज्य के। जो करमचंद गांधी थे वो थे हमारे महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। और वो किसके दीवान थे? उपरोक्त सभी राज्यों के, मतलब पोरबंदर के भी दीवान थे और राजकोट के भी दीवान थे और वाकानेर के भी। और मैंने जो अभी गलती से बोल दिया था शुरू में कि करमचंद गांधी ये मतलब किसके पिता थे? महात्मा गांधी जी के पिता थे करमचंद गांधी। तो इसमें मतलब उपरोक्त सभी राज्यों के दीवान थे, पोरबंदर के भी, राजकोट के भी और वाकानेर के भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी राज्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तो और मतलब जो चंपारण सत्याग्रह है इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति यानी भूमि के 3/20 वे भाग पर नील की खेती अनिवार्य के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा नीलों पर किए जा रहे अत्याचार एवं दमन के विरोध में गांधी जी ने 1917 में, मतलब गांधी जी ने कब 1900 एक द्वार देख लेते हैं, मतलब गांधी जी ने कब किए थे? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में सर्वप्रथम सत्याग्रह
शुरू कर दिया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। और गांधी जी के त्याग, तपस्या एवं कुशल नेतृत्व को देखते हुए, मतलब जो गांधी जी ने उसमें मतलब चंपारण सत्याग्रह में जो अपना त्याग, तपस्या एवं कुशल नेतृत्व को देखते हुए उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि से सम्मानित किया। एक क्वेश्चन यह भी है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से किसने सम्मानित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसमें क्या कह रहा है कि गांधी के नाम से पहले सत्याग्रह का मतलब महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बिहार के चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और इनके बारे में मतलब जो अखिल भारतीय ट्रेड है, इनके बारे मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि वर्ष 1920 में एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। एक बार और देख लेते हैं कि वर्ष 1920 में एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय एवं दीवान चमन लाल महामंत्री बनाए गए। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? वो थे हमारे लाला लाजपत राय। और जो मतलब इसके गृह महामंत्री जो थे वो थे हमारे दीवान चमन लाल महामंत्री बनाए गए। तो इसका मतलब इस पूछ रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लाला लाजपत राय। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है तो किससे है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 5 अगस्त 1952 को हुई और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच योजना आयोग के माध्यम से धन वितरण का अनुमोदन करता है। और अब तो योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तन कर दिया गया है और यह प्रस्तावित पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है और इसकी स्थापना 5 अगस्त 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किन अनुच्छेदों से है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 14, 15, 16 यानी आर्टिकल 14, 15, 16। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है समाजवाद शब्द की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14, 15 और 16 को एक साथ पढ़ने पर प्राप्त होता है और इसमें समता के अधिकार का वर्णन है और इससे सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को परिभाषित करने की क्षमता प्राप्त है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 10 लाख व्यक्ति। जो कैबिनेट मिशन योजना है के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी सदस्य का अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। और जो कैबिनेट मिशन योजना थी वो वर्ष 1946 में सभी दलों द्वारा स्वीकार की गई और इसके जो सदस्य थे वो थे 3 और उनके नाम हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो मतलब सदस्य थे वो कौन थे यानी तो एक थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और दूसरे थे ए.वी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड। एक बार और देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य के नाम लिखिए या मतलब कौन है? तो कौन है वो? थे एक थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एक थे हमारे ए.वी. अलेक्जेंडर और दूसरे थे सर स्टेफोर्ड। तो इसमें पूछ रहा है
कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी की जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारे मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 132 से 134 में यह व्यवस्था की गई है कि जिसके तहत संवैधानिक विवादों का सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 133-34 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपीली न्यायालय है जिसे सिविल, दंडिक एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों को सुनने का अधिकार है, और यह भारतीय संविधान का संरक्षक है। और जो मतलब अनुच्छेद 132 है, इसे भारतीय संविधान का मतलब जो ऊपर बात की गई थी अभी कि 133-34 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपीली न्यायालय है जिसे सिविल, दंडिक एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों को सुनने का अधिकार है। तो यह क्या है? भारतीय संविधान का संरक्षक है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय संविधान का संरक्षक, गारंटर, मौलिक अधिकारों का गारंटर। तो दोस्तों मतलब हमारे इस वीडियो के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।